चलो नोट कर लेना एक बार, वो जो अभी क्वेश्चन दिया था उसको नोट करना दोबारा। ETO1 ने सेकंड H2O, ये क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन ट्राई करना। और एक तो ये कर सकते हैं ट्राई, एक इसी में ले लेते हैं और C2H5S माइनस Na प्लस, सेकंड H2O, फाइनल आंसर।
चलो देख लो आंसर, इसका निकाल लिया आंसर। देखो ये बेस है, इसलिए लेस स्टेरिकली हिंडेड साइड से अटैक होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा O18 मान लो उसको भी, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी O18 ले लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ETO माइनस बैक साइड से अटैक कर देगा, तो H नीचे आ जाएगा, इधर होगा इन्वर्जन। ध्यान देंगे, ये D और H आ गया ऊपर से नीचे, ऊपर आया OET, MEET और यहाँ आ गया O नेगेटिव 18 वाला, O नेगेटिव आ गया 18 वाला, और फिर H2O जब अटैक करेगा तो O नेगेटिव का OH बन जाएगा, O नेगेटिव का क्या बन जाएगा OH। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सर बोलो। लास्ट क्लास में ना D ऊपर और H नीचे था। हाँ कुछ नहीं होता, एक ही बात है, मैंने इसमें कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके इसको कर लेना, O18 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में अब ये बेस है, बेस है तो क्या होगा, लेस स्टेरिकल हिंडेड साइड से अटैक होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, और S माइनस ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये आ गया S C2H5 और वाटर डालेंगे तो O18 का OH बन जाएगा, वाटर डालेंगे तो O18 का क्या बन जाएगा OH। तो ये समझ आ गया ना? यस सर। चलो नेक्स्ट नोट करना फिर आगे। अब नेक्स्ट ये खत्म हो गया हमारा मैकेनिज्म, सही ना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तुम देख लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा है, इतने इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये सारे। तो अब हम स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, 11th क्लास के तो सिलेबस में भी है, 12th क्लास में तो है ही सिलेबस में, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, 11th क्लास के सिलेबस में 4 बार 5 बार लिख के देखना जरूर इस मैकेनिज्म को, ताकि क्लियर हो जाए, और 12th तक यूज होना है इस मैकेनिज्म का। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैंने तुम्हें बता रखा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कब होता है, जब होमोलिटिक फिजन होगा, सनलाइट का प्रेजेंस होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, वो तो बता रखा मैंने पहले जब हमने फ्री रेडिकल पढ़ा था। तो अभी नोट करना आगे, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एल्केन्स के अंदर जब सनलाइट Cl2 सनलाइट आएगा, एग्जांपल लिया मैंने जैसे CH4, इसमें वाला Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मिलता है CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl। साथ में अगर दोनों एक्सेस में है, CH4 भी एक्सेस में है, Cl2 भी एक्सेस में है, तो उस केस में CH2Cl2 भी बनता है, CHCl3 भी बनता है, और CCl4 भी बनता है, ये चारों बनते हैं। जैसे IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ इसके अंदर, अगर मिथेन एक्सेस में होगा तो क्या मेजर प्रोडक्ट है, इन चारों में से चार ऑप्शन दे दी, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 या CCl4, अगर मिथेन एक्सेस में है तो क्या आंसर आएगा? बोल कुणाल। सर CH3Cl। हाँ CH3Cl, अगर Cl2 एक्सेस में है तो CCl4 भी आ सकते हैं। CCl4, और दोनों एक्सेस में तो सारे प्रोडक्ट, दोनों एक्सेस में तो सारे प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना, CH4 एक्सेस में CH4 का कंसंट्रेशन ज्यादा, तो क्या आंसर आएगा CH3Cl। उस समय IIT में जो पूछा था वो C2H6 था, वो एक ही बात है, C2H5Cl बन जाएगा। तो अभी हम स्टडी करेंगे सिर्फ CH3Cl का, साथ में HCl मिलेगा, CH3Cl प्लस HCl, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका, सही ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो सर, अब इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म देखेंगे, बहुत ध्यान से करेंगे, मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। और ध्यान रखना, एक फोटोन जो है, एक फोटोन लाइट का जो है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर सकता है। नंबर ऑफ फोटोन प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल, वन बाय वन फोटोन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बाय वन फोटोन इज वेरी हाई। अच्छा अब नोट करना है इसके अंदर कि जैसे मैकेनिज्म का लेंगे, जब भी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आएगा तो तीन स्टेप्स होंगे, तीन स्टेप्स होंगे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन और चेन टर्मिनेशन। और चेन प्रोपेगेशन में दो स्टेप होते हैं,
चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। तो पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन। चेन को इनिशिएट कौन करेगा? जैसे ही सनलाइट Cl2 रेडिकल के ऊपर पड़ेगी, Cl2 मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगी सनलाइट, फोटोन आया, तो ये इसका होमोलैंड फ्यूजन हो जाएगा और मिल जाएगा 2 क्लोरीन रेडिकल्स। क्या मिल जाएगा? 2 क्लोरीन रेडिकल्स। अब ये ध्यान देंगे, इसमें बॉन्ड टूट रहा है Cl2 का, इसमें बॉन्ड टूट रहा है Cl2 का, तो इसलिए प्रोसेस होता है यहाँ पे एंडोथर्मिक, ज्यादा एंडोथर्मिक होता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? ज्यादा एंडोथर्मिक। और Cl रेडिकल बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है। Cl रेडिकल बन रहा है जो कि हाईली अनस्टेबल है, तो इसलिए इसका जो कर्व आता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम या प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन का, वो कर्व ऐसा आएगा। Cl2 रेडिकल स्टेबल था, Cl2 स्टेबल था, Cl रेडिकल अनस्टेबल है, तो कर्व इसका ऐसा आता है। यहाँ Cl2 तो यहाँ Cl रेडिकल, क्योंकि अनस्टेबल है। समझे कि नहीं? तो ये कर्व आएगा इसका, ये ध्यान रखना। डेल्टा एच क्या होगा? पॉजिटिव। अब यहाँ पे Cl2 की जगह Br2, F2, I2 वो भी हो सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? 12th वाला कोई भी बच्चा आंसर दे इसका, 11th वाला को नहीं पता होगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या आएगा इसका? दक्ष एक बार आंसर बोल इसका। सर Cl2 दक्ष Br2 I2 F2। गलत है। क्या कर रहा है कुणाल? पता नहीं कितनी बार पढ़ा हो तूने ये। बॉन्ड स्ट्रेंथ बस सिर्फ F2 को पीछे करना है थोड़ा सा। सर सॉरी सर, I2 सबसे लास्ट आएगा। हाँ, Cl2 Br2 F2, पता नहीं मैंने कितनी बार याद करवाया कि C B I बीच में F, ऐसे याद कर लो उसको बेशक। Cl2 Br2 F2 I2, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। F का बॉन्ड वीक क्यों हुआ? जबकि F का साइज तो छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। F का साइज छोटा तो लोन पेयर रिपल्शन, ये वर्ड याद रख लो, यही कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। F का बॉन्ड छोटा है, F के जो लोन पेयर, F दोनों F के पास 3-3 लोन पेयर है, तो इनमें रिपल्शन होती है जिससे जो बॉन्ड वीक हो जाता है। लेकिन ये नहीं है बॉन्ड तो वीक हो गया, बॉन्ड बड़ा नहीं होता है। बॉन्ड अगर लेंथ पूछते हैं तो यही रहेगा बॉन्ड लेंथ, I2 Br2 Cl2 F2, बॉन्ड लेंथ यही रहेगा, ध्यान रखना, ये बॉन्ड लेंथ है। स्ट्रेंथ में रिपल्शन की वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाती है F2 की, और F स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए इसकी रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इनको डायरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये मैंने बता दिया। अभी तो मैंने Cl2 का बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ पे कोई भी बॉन्ड टूट सकता था। Br2 हम करेंगे रिएक्शन किसके लिए? ओनली फॉर Cl2 एंड Br2, क्योंकि I2 और F2 के लिए नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा रीजन क्यों नहीं करेंगे। F2 का तो मैंने हिंट दे दिया है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक हो जाती है इसलिए। पहला स्टेप समझ आ गया सबको? डेल्टा एच पॉजिटिव है, उसका अनस्टेबल रेडिकल बन रहा है, डेल्टा एच क्या है? पॉजिटिव। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप है चेन प्रोपेगेशन। नेक्स्ट स्टेप आएगा चेन प्रोपेगेशन। सबके कर्व देखना, सबके कर्व बनाने तुम्हें। चेन प्रोपेगेशन, उसमें क्या होगा? Cl रेडिकल बन गया, ध्यान रखना। अब ध्यान सुनना लाइन, अगर Cl का रेडिकल बन गया तो वो CH4 पे अटैक करेगा, अगर इसका रेडिकल बन गया तो वो Cl2 पे अटैक करेगा। ये रेडिकल हाईली अनस्टेबल है, तो जिसका रेडिकल बन जाएगा वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। ये ध्यान रखना इसके अंदर, जिसका रेडिकल बन जाएगा, Cl का रेडिकल बना तो किस पे अटैक करेगा? CH4 CH4 पे। और CH4 का रेडिकल बना तो किस पे अटैक करेगा? Cl2 पे। ये दिमाग में रखना है, ये दोनों एक्सेस Cl2 में है। तो हाँ, तो चेन प्रोपेगेशन पहला स्टेप एंडोथर्मिक है, ज्यादा एंडोथर्मिक। अब Cl रेडिकल बन गया, ये अटैक करेगा CH4 पे, तो CH4 पे जब अटैक करेगा तो कोई भी एक CH बॉन्ड, कोई भी एक CH बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या मिल जाएगा इससे? CH3 रेडिकल। क्या मिल जाएगा इससे? CH3 रेडिकल प्लस CH3 HCl। तो ये स्टेप भी एंडोथर्मिक है, लेकिन कम एंडोथर्मिक है। ये स्टेप भी एंडोथर्मिक है बट कम एंडोथर्मिक है। बस किसके केस में ये एक्सोथर्मिक होगा स्टेप? F और I के केस में, सिर्फ एफ के केस में, एफ के केस में सिर्फ। तो ये स्टेप एंडोथर्मिक था, ये स्टेप एंडोथर्मिक है बट एक्सोथर्मिक फॉर एफ, एक्सोथर्मिक फॉर एफ, ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। तो कर्व इसका ऐसे बनता है, अगर कर्व की बात करें तो ये ऐसे, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम। तो यहाँ पे CH4 प्लस एक्स रेडिकल है, यहाँ प्रोडक्ट मिल गए CH3 रेडिकल प्लस HX। तो दिस स्टेप इज डेल्टा एच क्या आ रहा है इसका? पॉजिटिव। डेल्टा एच क्या आया इसका? पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ होता,
अगर F होता तो ये नीचे आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ नीचे, ये ऐसे आ जाएगा नीचे, तो CH3 रेडिकल प्लस HF। मुझे देखना ये स्टेप एक्सोथर्मिक हो जाता है, और यही रिएक्शन का RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, यही रिएक्शन का RDS है, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, तो इसलिए F के साथ यूज नहीं करते। समझ गए कि नहीं है? और मोनोएटॉमिक फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, मैंने तुम्हें ये भी बता रखा है, H रेडिकल कभी नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल, जैसे ही बनेगा कंज्यूम हो जाएगा। H रेडिकल कभी नहीं बनेगा। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, I रेडिकल, Br रेडिकल, Cl रेडिकल, F रेडिकल। मोनोएटॉमिक फ्री रेडिकल्स का ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, साइज। मोनो एटॉमिक फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ मोनो एटॉमिक फ्री रेडिकल्स, तो ये आएगा ऐसे। और H रेडिकल हाईली अनस्टेबल, साइज के बेसिस पे भी कह सकते हो, साइज इसका नहीं लेवल में, तो इसलिए ये ऑर्डर है मोनोएटॉमिक फ्री रेडिकल्स का, मोनो एटॉमिक फ्री रेडिकल्स। तो ये दूसरा स्टेप बता दिया। दूसरा, पहला स्टेप भी एंडोथर्मिक, दूसरा भी एंडोथर्मिक, एक्सेप्शन F वाला, CH3 रेडिकल प्लस HF, HF हाईली एक्सोथर्मिक कंपाउंड, तो ये ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप भी एंडोथर्मिक है बट एक्सोथर्मिक फॉर फॉर्मेशन ऑफ HF, तो सेकंड बता दिया। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप मतलब चेन प्रोपेगेशन का सेकंड स्टेप। अब रेडिकल किसका बन गया, CH3 का। अब ये किस पे अटैक कर देगा, Cl2 पे। Cl2। अभी हाँ, CH3 रेडिकल बन गया, रेडिकल था, तो अभी अटैक कर देगा Cl2 पे, तो इसका होमोलिटिक फिजन होकर क्या आंसर आ जाएगा, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। समझ आया कि नहीं है, CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, नहीं है डाउट्स। और अब ये स्टेप बताओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता अगर इसके बारे में, इस स्टेप को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। देखो पहले दो स्टेप एंडोथर्मिक हो चुके हैं ना, अगर आगे भी एंडोथर्मिक स्टेप चलेंगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी, इसलिए अब ये स्टेप कैसा होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, ये स्टेप कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होगा इसका, नेगेटिव। और इसका अगर पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनेगा तो इस तरह से, चेन प्रोपेगेशन का स्टेप 2 का एक्सोथर्मिक स्टेप होगा, सही ना, एक्सोथर्मिक स्टेप। नीचे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर रेडिकल प्लस x2, वही आर रेडिकल क्या है, CH3 रेडिकल प्लस x2, आर रेडिकल प्लस x2 क्या बन जाएगा, आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल, आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल। सही ना, सबके लिए स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक। तो फ्लोरीन के लिए तो ये स्टेप भी एक्सोथर्मिक था, ये स्टेप भी एक्सोथर्मिक। इस रिएक्शन क्या होती है, वायलेंट रिएक्शन होती है, विग्रस रिएक्शन होती है, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन, वायलेंट एंड विग्रस रिएक्शन, डिफिकल्ट टू कंट्रोल द रिएक्शन। आर रेडिकल प्लस x2, या पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का कर्व, y एक्सिस x एक्सिस मेंशन कर देना। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन में हमेशा क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, चेन इनिशिएशन बता दिया मैंने, चेन इनिशिएशन बता दिया, चेन प्रोपेगेशन के दो स्टेप बता दिया, नाउ इट इज चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में तो हमेशा दो रेडिकल्स कंबाइन कर जाएंगे, दो रेडिकल्स कंबाइन करेंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएगी। वो दो रेडिकल क्या होते हैं, जैसे Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल कंबाइन कर गए, चेन टर्मिनेट कर गई। या फिर क्या होता है, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, ये भी रेडिकल बन रहे थे रिएक्शन में, ये कंबाइन कर जाएंगे तो चेन टर्मिनेट कर जाएगी। या 1% पॉइंट लेस देन 0.1% चांस है कि दोनों CH3 रेडिकल कंबाइन कर जाए, और इथेन भी मिल सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है, white traces of ethane ethyl chloride is also formed in the reaction, white traces of ethyl chloride is also formed in the reaction। क्या रीजन आएगा इसका, 1% चांस है ना कि दो रेडिकल बना था CH3 का, दो कंबाइन कर जाएंगे तो रिएक्शन टर्मिनेट कर सकती है, तो इसलिए ट्रेसेस ऑफ इथाइल क्लोराइड भी बनता है रिएक्शन में। अच्छा, इसका क्या होगा, स्टेप क्या होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये पेपर में भी पूछते हैं, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन, ये इसके डायग्राम पूछ लेते हैं पेपर के अंदर, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा इसमें, एक्सो, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें तो हमें
एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं देनी पड़ेगी, अपने आप ही रिएक्शन होगी, ये अपने आप होगी रिएक्शन कि नहीं? हाँ सर। ये रिएक्शन तो अपने आप होगी इस तरीके से, यहाँ पे था Cl रेडिकल, यहाँ बन गया Cl2, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि Cl रेडिकल अब इतना अनस्टेबल है, इमीडिएटली कंबाइन करेगा दूसरे Cl रेडिकल के साथ या कोई भी रेडिकल। तो एक्टिवेशन, ये पूछते हैं इसका कर्व। इनिशिएशन वाले का कैसे था? वो ऐसे था, Cl2 से Cl, इसका उल्टा था कि नहीं? चेन इनिशिएशन Cl2 से Cl रेडिकल, वो ऐसे था। इसका क्या है? इसके जस्ट आगे। समझ गए कि नहीं? ये वो था हाईली एंडोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक। ये क्या है? हाईली एक्सोथर्मिक। ये कर्व जरूर ध्यान रखना, टर्मिनेशन वाला। वैसे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ हैलोजेंस का मैंने बताया था पीछे भी। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस क्या है? F2Cl2, 12th वाले बच्चों को सबको पता होगा, F2Cl2Br2I2। क्योंकि ये सिर्फ बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें डिपेंड करता है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रेशन एनर्जी, सही ना, सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सारे फैक्टर्स को मिलाकर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इन सबको मिलाकर के तब ये रिएक्टिविटी ऑर्डर दिया गया हैलोजेंस का, F2Cl2Br2I2। इसलिए F2 के साथ रिएक्शन वायलेंट हो जाती है, बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है। I2 का रिएक्शन बहुत स्लो होती है, इसको लेते नहीं। I2 की रिएक्शन बहुत स्लो होती है इसलिए इसको लेते नहीं है। I2 के साथ रिएक्शन अगर होगी, मैं बता देता हूँ तुम्हें, अगर I2 के साथ रिएक्शन होगी CH4 प्लस I2, क्या बनेगा? CH3I प्लस HI प्लस HI, ये बनेगा। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिएक्शन रिवर्ट बैक कर जाएगी। इसलिए बोलते हैं इस रिएक्शन के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है, जैसे HiO3, HNO3। क्यों? ताकि वो इस HI को खत्म, जैसे HI के साथ मैंने HiO3 डाल दिया, तो ये I माइनस को I2 में कर देगा, ये खत्म कर देगा इसको। जब ये, और सही ना, तो इसको खत्म, HI प्लस HiO3 क्या बन गया? I2। या फिर HI प्लस HNO3 होता, तो उसमें I2 बनेगा और NO3 चला जाएगा NO2 के अंदर या NO के अंदर। तो ये खत्म हो जाएगा जब, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 और HNO3 विद ड्यूरिंग आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स, ताकि एक प्रोडक्ट खत्म हो जाए, रिएक्शन कहाँ जाए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन स्लो होती है इसके साथ, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करते हैं, कम यूज करते हैं। तो अब तुम अगर चेक करोगे तो F2Cl2Br2I2, ये क्या है इनका? रिएक्टिविटी ऑर्डर। ये क्या है इनका? रिएक्टिविटी ऑर्डर। F2Cl2Br2I2, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। लेकिन अब इसके अंदर F2 की रिएक्शंस हाईली एक्सोथर्मिक, इसलिए इसको हम नहीं लेते क्लोरीनेशन के अंदर, हैलोजिनेशन के अंदर। और I2 की रिएक्शन स्लो, इसको भी नहीं लेते। हम काम करेंगे इसके ऊपर, इन दोनों में भी कौन ज्यादा रिएक्टिव है? Cl2 की Br2? Br2। Cl2 रिएक्टिव है ना, Cl2 बहुत रिएक्टिव है। इसलिए क्या होगा? जो रिएक्टिव ज्यादा वो सिलेक्टिव कम। तो ये रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल है। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। जो रिएक्टिव ज्यादा है वो तो कुछ देखेगा नहीं, इमीडिएटली क्या करेगा? अटैक करेगा। और जो रिएक्टिव कम है वो पहले सिलेक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करेगा, यानी वो ढूंढेगा कि कहाँ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फिर अटैक करेगा। तो रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिविटी। जो रिएक्टिव ज्यादा है वो इमीडिएटली अटैक करेगा, सही ना, वो सिलेक्ट नहीं करेगा। और ब्रोमीन जैसे Br जो है वो पहले सिलेक्ट करेगा कि कहां पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फिर अटैक करेगा। तो इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस विद H विद Cl2 क्या होगा? डिफरेंट हाइड्रोजन मींस टर्शरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। विद Cl2 क्या होता है? 5:3.8:1। यानी प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 3.8x की स्पीड से, और टर्शरी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 5x की स्पीड से। क्योंकि टर्शरी हाइड्रोजन जब हटेगा तो टर्शरी फ्री रेडिकल बनेगा जो कि ज्यादा स्टेबल है। ये समझ आ गई बात कि नहीं? ये 298 केल्विन पे ऑर्डर है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस विद क्लोरीन। और ब्रोमीन के साथ देखो इतना डिफरेंस आएगा कि हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन के साथ 1600:82:1, कितना डिफरेंस है? प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है, प्राइमरी हाइड्रोजन अगर x की स्पीड से रिएक्ट कर रहा है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन
82x की स्पीड से रिएक्ट करेगा, और टर्शरी हाइड्रोजन 1600 टाइम्स की स्पीड से रिएक्ट करेगा। टर्शरी हाइड्रोजन 1600 टाइम्स स्पीड से रिएक्ट करेगा। समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? नो सर। किसी को डाउट? तो ये ध्यान रखना, इसलिए ये सिलेक्टिव जा रहा है, और ये 400 केल्विन पे ऑर्डर है, तो इसलिए ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब इसमें तुम्हें निकालना है, जैसे मैंने तुम्हें बोला, ये दे दिया। चलो ये एक पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं आगे। C2H6 Cl2 सनलाइट, ए मिला, पहले भी कराया हुआ मैंने ये, Na ड्राई था डाला, बी 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। C3H8 Cl2 सनलाइट, ए मिला, Na ड्राई था डाला, तो बी मिला। जल्दी से आंसर निकालेंगे इसके। फिर चलो इनको निकालो पहले आंसर, फिर देता हूँ अगला क्वेश्चन। निकाल लिया आंसर इसका? निकाल लिया आंसर? देखो पहला केस, ब्यूटेन है C2H6 Cl2 सनलाइट डाला। हाँ बोल, कुणाल आंसर बोल दे जल्दी से। सर। पहले तो इसमें रेडिकल बनेगा इसका, देन ब्यूटेन आंसर बन बोलो जाएगा। फाइनल, बी आंसर क्या आएगा बस ये बता। सर ब्यूटेन है फर्स्ट में, और सेकंड में 3 फिर फर्स्ट में हटा ब्यूटेन, सेकंड में आंसर, फाइनल आंसर मेजर जो है। फर्स्ट का आंसर Na ड्राई से वुड डायरेक्शन लगेगी, डबल आंसर आ जाएगा C2H5 C2H5 ब्यूटेन। बी में आंसर क्या आएगा? बोल कुणाल। सर। 2 चलो 11 से कोई बच्चा। हाँ क्या बोल रहा है? डाइमिथाइल ब्यूटेन। हाँ पूरा नहीं समझ नहीं आ रहा, सही है तेरे, लेकिन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन आएगा। पहले आएगा आंसर ये, बीच में Cl आएगा, Cl रेडिकल, सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल, इसलिए फाइनल में क्या आएगा इसका डबल। डबल कैसे आएगा सबको पता है ये, जैसे CH3 CH Cl CH3 ऐसे लिखा, +2 Na, फिर Cl CH
CH3 CH3 2 NaCl बाहर निकल जाएगा ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और आंसर आएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,3 यही निकाला कुणाल? यस सर। हाँ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट अगर मैंने दिया तुम्हें जैसे ब्यूटेन ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH3 और इसमें डाला Cl2 सनलाइट, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक 1 क्लोरोबिटेन एक 2 क्लोरोबिटेन, दोनों की परसेंटेज निकालो। दो प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरोबिटेन 2 क्लोरोबिटेन, दोनों की परसेंटेज निकालो जल्दी से। सर 70 और 80। कुणाल तूने 70 और 80 बोला आंसर? नो सर, सर 20 और 80। 20 और 80, हाँ हाँ, इसके हो सकता है इसके आसपास, तो देखते हैं अभी। ध्यान देंगे, एक बनेगा 2 क्लोरोबिटेन ये, और एक बनेगा 1 क्लोरोबिटेन। अब 2 क्लोरोबिटेन जब बना तो कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है? सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? सर 4 है। 4 है। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन इनटू इट्स रिएक्टिविटी कितनी थी? 3.8 थी। पीछे चेक करो एक बार, 5:3.8:1। समझ गए कि नहीं ये? यस सर। और प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 6। तो 6 × 1। अब ये दिख रहा है यहाँ पे, ये 15 के आसपास आएगा कुछ। 4 4 तो 16 होता है, ये 15 के आसपास आएगा कुछ, और ये 6। तो टोटल कितना हो गया? 15/, अगर मेरे को इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 15/15 + 6, ये क्या हो गया? परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोबिटेन। अलग से लिख देता हूं मैं, परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोबिटेन क्या होगी? ये क्या हो जाएगी? 15/15 + 6, 15/21 × 100 कितना आ रहा है ये? 71%। थोड़ा सा देख के कर कुणाल, 71% ये आएगा लगभग, अंदाजा है मेरा ये। और 29% दूसरा हो जाएगा, 6 × 1 वाला जो है वो 29%, 1 क्लोरोब्यूटेन। नहीं समझे ये बात? आगे समझ के नहीं ये? यस सर। हाँ yes सर। ये कौन करो जल्दी से।
मान लो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, टोटल प्रोडक्ट्स में निकालना है, Cl2 सनलाइट डाला, टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे और सबकी परसेंटेज क्या होगी, टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे और सबकी परसेंटेज क्या होगी, जल्दी से निकालो। निकाल लिया है, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे टोटल? सर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, देखेंगे एक बार देख लो जल्दी से। 4 प्रोडक्ट, एक बार Cl यहाँ पे या यहाँ पे, एक ही बात है दोनों। फिर एक बार यहाँ पे 2 हो गए, एक बार यहाँ पे 3 हो गए और एक यहाँ पे 4। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 प्रोडक्ट। जो 2 डैश है वो एक ही बात है, एक क्रॉस, फिर एक टिक और एक फिर सर्कल। तो ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, परसेंटेज निकालनी है सबकी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। डाउट किसी को इसमें? 11 वाले बच्चों को किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। देखो सर, अब इसमें इसकी परसेंटेज पहले वाले की 6 हाइड्रोजन थे प्राइमरी वाले, ये 9 मत लेना, ये इससे अलग प्रोडक्ट मिल रहा है इसलिए, जिससे सेम प्रोडक्ट मिलेगा वो लेते हैं सिर्फ। तो ये 6 into 1 है, ये 1 into 5 है टर्शरी वाला, ये 2 into 3.8 है, और ये हमारा 3 into 1 है। अब मेजर कौन सा हुआ इनमें से? बाय में टोटल करेंगे तो हर एक की परसेंटेज आ जाएगी। मेजर कौन सा हुआ? पहला। क्या करता है मुकुल तू? नहीं तेरे को तीसरा multiply करना तीसरा आता है? तीसरा सर तीसरा। multiply करना नहीं आता क्या? नहीं जल्दी जल्दी में पहले कह दिया था सर। जल्दी जल्दी में क्यों होता है आंसर? जल्दी जल्दी में क्यों होता है? हमेशा जल्दी जल्दी में आंसर देगा। तो ये दिख रहा है तुम्हें 2 into 3.8 जो कि 7.6 है, तो इसलिए ये जा रहा जाएगा। तो मेजर ये होगा थर्ड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर ये, फिर ये। तो इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी स्टार्ट करेंगे एक बार।